वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वह आने वाले 3 राज्यों के चुनाव अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे। कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है और पार्टी इन राज्यों में अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। आखिरकार कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है, इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी और हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर आप सभी का तारुफ उनसे करवाएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या कांग्रेस अपने ऊपर आत्मविश्वास जो था वो खो चुकी है, और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है वो सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। रत्नाकर सिंह जी, ये वजह क्या है कि आप आने वाले समय में जो 3 राज्य हैं उसमें एक सामुदायिक नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले इसकी वजह क्या समझ में आ रही है आपको? जनता पार्टी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पे अपने मंसूबों किसी भी तरह से प्रयास कर रही है कि वहां पे विपक्षी सरकार न आए और अपनी सत्ता जो है ये लेके आए। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य वहां पे ये रहेगा, सबसे प्रथम उद्देश्य ये रहेगा कि हम आने वाले जिस राज्यों में चुनाव है वहां पे बीजेपी को कैसे सत्ता से बाहर रखें। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किसी का चेहरा आगे रखें, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वहां पे राज्य में जो वहां के लोगों के मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना और भारतीय जनता पार्टी को उसका चेहरा दिखाना कि किस तरह से वह झूठ की बुनियाद पे आज सत्ता में बैठी हुई है। तो आने वाले चुनाव में कहीं जो है मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हम जो है सामाजिक मुद्दों पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये एक हमारे चुनावी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। तो इसको कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल भी, बहुत सारे दल हैं जो दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत नहीं करती है, बहुत सारे ऐसे दल हैं। तो हम जो है हमने ये चुनावी रणनीति के तहत इस तरह का फैसला लिया है। ठीक। शेखर कपूर जी, एक बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका अनुभव क्या कह रहा है और कि क्या आखिरकार मूल वजह है? क्योंकि रत्नाकर सिंह जी ने तो अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि मूलभूत मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनके लिए चेहरा कुछ खास मायने नहीं है। लेकिन क्या इसका प्रभाव चुनावों में पड़ता है? कांग्रेस अगर चेहरा घोषित करेगी तो क्या उसका फायदा या फिर नुकसान कांग्रेस को होगा? और यही आकलन के साथ आने वाले चुनाव में रणनीति बनाकर कांग्रेस चल रही है। शेखर जी, देखिए, कुल मिलाकर इस वक्त जो है ये वर्ष 2022 चल रहा है और जिन राज्यों में अब जो है चुनाव होना है, जिनमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और मिजोरम है, ये होने हैं नवंबर, दिसंबर, और वो भी जो है अगले साल वर्ष 2000 जो है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अभी इस विषय के ऊपर हम लोग बहुत जल्दीबाजी में या तो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश कई विषयों के साथ में जूझ रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में तो साल के अंत में, गुजरात में भी साल के अंत में चुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर भी अगर कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रही है तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उसी विषय पे आ रहा था। और सामूहिक नेतृत्व की जब तक बात आती है तो देखिए, कुल मिलाकर मेरा तो मानना ये है कि जब सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखने की कोई बात अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कही, तो उस वक्त जो है कोई कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आता है, बल्कि उस समय जब आप गठबंधन के साथ में करते हैं, कई लोगों की पार्टियों के साथ में आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं सामूहिक नेतृत्व, तो उस वक्त जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की कोई बात नहीं आती है। जहां तक विषय यह है कि चुनाव जो होने हैं, उन चुनाव के संदर्भ के अंदर कांग्रेस को कहीं ना कहीं से अपने को मजबूत करना होगा। और मेरा अपना मानना यह भी है कि कांग्रेस अगर कहीं पर कमजोर दिखाई पड़ती है जिन राज्यों में, या उसके हाथों से जो राज्यों की जो सत्ता जा रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से मैं ये मान के चलता हूं कि कांग्रेस को अपना जो है एकल चुनाव लड़ना चाहिए, अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए, और उसी से उसकी ताकत दिखाई भी पड़ेगी और उसी के सहारे वो आगे भी बढ़ेगी। बीते समय में हमने कई राज्यों के अंदर देखा है कि जहां पर भी
कांग्रेस ने कुछ दलों के साथ में, कुछ स्थानीय पार्टियों के साथ में मिलकर चुनाव जो लड़ा है, उसकी जी। जो है कांग्रेस को बहुत ज्यादा हानि हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हम उसको देख लें, और चाहे क्या नाम है, और भी कई राज्यों का हम जो उदाहरण दे सकते हैं। तो जहां पर जो है कांग्रेस ने जो है कई पार्टियों या स्थानीय पार्टियों के साथ में चुनाव लड़ा, और वहां उनकी जो है पराजय हुई, और इतनी सीटें भी नहीं आ पाई कि जो है वहां पर जो है वो सरकार बनाने की, विपक्ष के अंदर भी हाँ, बैठने की भूमिका बना लेती। तो ठीक। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, एक अच्छा नेतृत्व देना है, मजबूती के साथ में, दमदारी के साथ में आगे बढ़ना है, तो मेरा मानना कुल मिलाकर यही है कि कांग्रेस को जो है अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। इससे उनकी ठीक। पार्टी के नेता का व्यक्तित्व भी सामने आता है, और दूसरी पार्टियों का जो मैनिफेस्टो होता है वो भी लागू नहीं होता है। ठीक तो है। कुल मिलाकर कांग्रेस की, ठीक है, जिस कांग्रेस एक तरीके से शेखर जी आप बात कर रहे हैं कि अकेले दम पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, उसके कंपैरिजन में अगर सामूहिक तौर पर नेतृत्व में अगर यहाँ पर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो उससे कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचता है। इसका जवाब मैं रत्नाकर जी से लूंगी, लेकिन आरपी उपाध्याय जी, आप भी काफी लंबे वक्त से राजनीति को परख रहे हैं और उसे जान रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस जिस तरीके से फैसला कर चुकी है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, इसे किस तरीके से आपका नजरिया समझ रहा है, क्या कुछ समझ रहे हैं आप? देखिए मनीषा, अगर सामूहिक नेतृत्व का फैसला कांग्रेस का है तो वक्त और हालात को देखकर इस तरह का फैसला कांग्रेस के लिए फिलहाल ठीक रहेगा। अकेले के दम पर सत्ता में आना संभव नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लूं, उत्तर प्रदेश में अभी अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी हो सकती थी। एकल चुनाव लड़ा गया, अकेले समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, अकेले ही कांग्रेस लड़ रही थी, बीएसपी अलग लड़ रही थी। अगर ये सब मिलकर चुनाव लड़ते उत्तर प्रदेश में तो अच्छी और मजबूत स्थिति में परिणाम सामने आते। और मेरे ख्याल से देखिए, प्रियंका जी ने मेहनत की, ये नहीं कह सकते कोई मेहनत नहीं जी। काफी कुछ पसीना उन्होंने बहाया उत्तर प्रदेश, लेकिन वोट बट गया था। कुछ वोट बीएसपी को चला गया, कुछ एसपी को चला गया, कुछ कांग्रेस को चला गया। अगर यही वोट कंसोलिडेट हो जाता तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग होती, और सत्ता पक्ष को विपक्ष अगर बिखरा हुआ रहेगा तो उसका फायदा मिलता है। तो वक्त और हालात को देखकर मैं समझता हूँ कांग्रेस का फैसला बिल्कुल सही दिशा में फैसला होता है। हाँ, ये बात अलग है कि देखिए, गठबंधन में कई बार नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की मैं बात करूं तो अकेले लड़ने से सभी सीटों पर एक तो उम्मीदवार खड़े किए तो कार्यकर्ता जीवित हुआ, कार्यकर्ता जुड़ा, संगठन मजबूत हुआ, और आगे उसके शायद सुखद परिणाम देखने को मिले। लेकिन फिलहाल हालत क्या है? फिलहाल हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। चलो देखने में विधानसभा इलेक्शन में मिली है तो कांग्रेस कोई भी इस तरह का अवसर नहीं गंवाना अच्छा, चाहती। आरबी उपाध्याय जी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चलिए स्थिति अभी कांग्रेस की जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो वो जीत हासिल हो, वजह क्या मानते हैं? क्या अंदरूनी कलह जो कांग्रेस के अंदर है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल जिस तरीके से टीएस सिंहदेव के साथ उनका जो विवाद है वो किसी से छिपा नहीं है। तो और राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है उनके बीच का जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो भी अभी तक पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। तो क्या ये वजह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आपस में ही विवाद रख रहा है और आपस में ही झगड़ रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस सही टाइम पर सही फैसले नहीं ले पाती। मेहनत सब करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। और समय समय पर जो एक स्टैंड रहता है कांग्रेस का, तो एक परसेप्शन उस तरह का डेवलप हो गया है मनीषा, एंटी हिंदू पार्टी। और ये जो दौर चल रहा है, माननीय अमित शाह जी ने भी कहा भाई 30-40 साल का जो पीरियड है वो बीजेपी का है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो हिंदुत्व को दरकिनार करके सत्ता हासिल नहीं कर सकती। ठीक है आरपी उपाध्याय जी, अब इसकी वजह क्या है वो मैं एक बार रत्नाकर जी से भी उनका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, शेखर कपूर जी को आपने सुना, रत्नाकर जी, और आरपी उपाध्याय जी को भी आपने सुना।
अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि शेखर कपूर एक तरफ कह रहे हैं कि आपको अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आरपी उपाध्याय जी का आकलन ये कह रहा है कि अगर आप दलों को साथ लेकर चलेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, मैंने दोनों लोगों की बातें सुनी। जहां तक संगठन में जो है सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात है, तो देखिए क्या होता है कि संगठन में अगर मजबूती कहीं न कहीं जानते हैं कि हर आदमी जो है अपना एक महत्वाकांक्षा पाल के रखता है, और अगर किसी का नाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो दूसरे जो है लोग कहीं न कहीं जो अपनी दावेदारी सोच रहे होंगे पेश करने के लिए, चाहे किसी भी संगठन की बात कर रहा हूँ, भाजपा की, समाजवादी की, चाहे किसी भी संगठन की, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो जो उत्साह है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो कहीं न कहीं अगर हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे तो हर व्यक्ति अपना 100% जो है वो चुनाव में योगदान देगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसमें कहीं न कहीं पार्टी को जो है एक विशेष फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात रही, मैं उपाध्याय जी की बात कह रहा हूँ, ये एंटी हिंदू जो पार्टी का बता रहे हैं कि हम कांग्रेस वाले एंटी हिंदू पार्टी का जो एक परसेप्शन बन गया है, ये परसेप्शन बना नहीं है उपाध्याय जी, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है और बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपने देखा होगा कि उदयपुर की घटना जो हुई है, उस उदयपुर की घटना में जो आरोपी है रियाज, वो आरोपी भाजपा का सदस्य निकलता है और वही आरोपी जो है कहीं न कहीं गृह मंत्री के साथ उनके फोटो खिंचवाता है। सुन लीजिए, नहीं 2 मिनट दीजिए, नहीं मुझे बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। एंटी हिंदू जो ये आरोप लगा रहे हैं उस पे मैं सफाई जरूर देना चाहूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि ये पार्टी की छवि का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी जो होती है वो सभी धर्म को, सभी समुदाय को और सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी होती है। अगर किसी एक समुदाय पे भी कहीं पे भी अत्याचार होता है तो हम उसके लिए खड़े रहते हैं। चाहे हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे लखीमपुर की घटना ले लीजिए, क्या हुआ जो हुआ है वो हिंदुओं के साथ नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हुआ था, प्रियंका गांधी तो वहां पे खड़ी थी। तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा की तरह आप बात करने लगते हैं कि एंटी हिंदू पार्टी, अरे ये तो हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है यह सभी धर्मों, सभी जातियों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। तो इसमें कहीं पे भी कोई एंटी हिंदू का मसला नहीं है। ये भाजपा का प्रायोजित एजेंडा है जिसके तहत ये बदनाम करती है। और देखिए हमारे पत्रकार महोदय भी उसी भाषा में बात करना चाह रहे हैं। अभी देखिए दूसरी बात इन्होंने कही, अपना अनुभव बता रहे थे ना, अपने आकलन के हिसाब से वो बात कर रहे थे रत्नाकर जी। नहीं तो परसेप्शन ऐसा बन गया है, समाज में मैसेज ऐसा है, उनको जो है जानकारी, और मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मेरे बनाने से ना उपाध्याय जी आपको कहीं न कहीं वो चीज भी कहना चाहिए जो सच्चाई है। आप सच्चाई जानते हैं किस तरह से वो भारतीय जनता, आप जो कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़ा गया है वो तो आईटी सेल का वो मेंबर निकला वहां का। अच्छा रत्नाकर जी, आप कहाँ उदयपुर और कश्मीर पहुंच रहे हैं, ठीक है रत्नाकर जी। अब ठीक है, अगर हम कांग्रेस के मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना आज, तो कांग्रेस के भीतर भी तो अंतर कलह है। अंतर कलह से कैसे पार पाइएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं, साल के अंत तक भी गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, उसमें आप किस तरीके से नेतृत्व को आगे रखिएगा जब तक सीएम फेस आगे नहीं रहेगा? क्या आपको ये लग रहा है कि उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से चिंतन शिविर हुआ है, वो चिंतन शिविर में बहुत ही क्लियर मैसेज सारे संगठन के लोगों को दे दिया गया है कि संगठन सर्वोपरि है और व्यक्तिगत हित जो है वो बाद में है। आप संगठन के लिए काम करिए। आपने देखा होगा कि इस तरह से चुनावी हार के बाद 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदल दिया गया बिना किसी लाग लपेट के, जो है ये तुरंत कार्रवाई की गई। तो कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करने का काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और आने वाले चुनाव में जो सामूहिक चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है, यह उसी का एक कड़ी है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव में जीत कर आएंगे तो विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे और जो सबके सर्वमान्य होगा उसी को हम विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो ये संवैधानिक प्रोसेस से किया जा रहा है, एक काम है। और संवैधानिक प्रोसेस से ही हम सरकार में जब चुन के आएंगे तो विधायक दल का नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी आप ये भी दावा कर रहे हैं साथ ही साथ रत्नाकर जी कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस को जीत मिलेगी इस रणनीति के साथ? देखिए जिस प्रकार गुजरात का ही मैं उदाहरण ले लेता हूँ, गुजरात का उदाहरण ले लेता हूँ। गुजरात में आज देखिए जिस प्रकार ये फेक जो है विकास का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस प्रकार इन्होंने, जब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सड़कों के ऊपर पर्दे लगा दिया जाता है ताकि गरीबी न दिखे, गरीबों को कोई देख नहीं पाए।
तो उस प्रकार जो है ये जो है अपना एक विकास मॉडल खड़ा किए हैं। उस विकास मॉडल में आपने देखा कि किस प्रकार जो है वहां पे गुजरात में भी आज वो ड्रग्स का व्यापार सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये इनके झूठ का पुलिंदा जो है वो खुलता जा रहा है। गुजरात में ही एबीजी ग्रुप ने सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया 23,000 करोड़ का, ये भी झूठ का पुलिंदा इनका खुलता जा रहा है। गुजरात में सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं इनकी बता दूं कि इनको मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल जो है बदलना पड़ा। इसका क्या कारण है, क्यों बदलना पड़ा? मतलब यह है कि यह पूरी तरह से 3 दशक से जो सरकार इनकी चली आ रही है वह पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है और आने वाले चुनाव में जनता जो है इनसे त्रस्त हो चुकी है और इनसे छुटकारा पाना चाहती है। और कांग्रेस जिस प्रकार शासन दी थी पहले, रत्नाकर जी, जो गुजरात में तिकड़ी थी, जनता चाहती है। अगर हम हार्दिक पटेल की बात करें या फिर अल्पेश की बात करें या फिर जिग्नेश मेवानी की बात करें, तो ये तो युवाओं की तिकड़ी थी, अब ये भी बिखर गई है। यानी कि अंदरूनी कलह जो है वही उससे पार पा नहीं पा रही है कांग्रेस। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर है ना। जी जिग्नेश मेवानी जो है एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं, समझ रहे हैं, और आदिवासियों का वोट सीटों पे बहुत ज्यादा वर्चस्व है गुजरात में। और जिस प्रकार जिग्नेश मेवानी के ऊपर जो है केंद्र सरकार के ऊपर अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो वो उस ट्वीट के बेस पे 2600 किलोमीटर आसाम में बैठी जो इनकी पुलिस है वो आती है और जिग्नेश मेवानी जो आदिवासी नेता उनको लेके जाती है, गिरफ्तार करती है और वहां पे उनको जेल में डालने का काम करती है। तो ये अत्याचार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार हमारी आवाज जो है दबाने की कोशिश की जा रही है गुजरात में। और ये डर साफ दिख रहा है क्योंकि गुजरात में अब जंगल और जमीन की लड़ाई है और उस लड़ाई में जरूर हम कामयाब होंगे। और 27 साल का जो इनका जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और आम आदमी पार्टी भी जो यहाँ पे शहरी वोट इनका काटने वाली है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहां पे उभर कर आएगी और सत्ता कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी और जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी को ही चुन के लाएगी। ठीक, शेखर कपूर जी, आप ये कह रहे थे कि अपने दम पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन रत्नाकर जी का ये साफ कहना, उनका मानना ये है कि अगर सामूहिक नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी सरकार भी बनेगी और ना केवल सरकार बनेगी बल्कि लोगों को भी वो साथ जोड़ेगी और लोगों पे उनका जो इम्पैक्ट है और जो इमेज है वो भी बरकरार रहेगी और उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, विस्तार होगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय रत्नाकर जी जो बोल रहे हैं वो अपने कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं तो कुल मिलाकर आपने जो विषय है आपका सामूहिक नेतृत्व का कि जो है कांग्रेस को किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए इन राज्यों के अंदर, तो मैं उसी विषय के ऊपर बात करूंगा। मैं ना तो उनके विषय के ऊपर कोई कमेंट करूंगा, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा तो बस सीधा आपने जो सामूहिक नेतृत्व कहा है, मैं उसको कालांतर के जो अनुभव है कांग्रेस पार्टी को रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, तो कुल मिलाकर ये है कि मैं ये महसूस करता हूं कि कांग्रेस एक विशाल वटवृक्ष वाली पार्टी रही है जिसका एक इतिहास रहा है। कांग्रेस जैसी एक सशक्त अगर सरकार में आती है तो ये उनकी मेहनत का परिणाम रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक सशक्त और मजबूत विपक्ष भी जो है हर राज्य के अंदर होना चाहिए। और मजबूत विपक्ष के लिए भी आज के वक्त में कांग्रेस को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश है जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार बनी और वहां पर भी जो है उन्होंने सामूहिक नेतृत्व वाला मामला जो बना और वहां पर भी जो है तीसरे पायदान पर कांग्रेस जो दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को अगर जो उनका सामूहिक नेतृत्व का उनका विचार है, उनकी पार्टी का मसला है, वो सामूहिक तौर पे लड़े, एकल तौर पे लड़े, लेकिन एक ये है कि देश को एक सशक्त और मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता आज के वक्त में महसूस की जा रही है। और उसी का परिणाम है और उसी का कारण है कि देश के अंदर कुछ ऐसे मसले भी हम लोगों के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर हम लोग टीवी के ऊपर या अखबारों के अंदर जो है बहस करते रहते हैं। तो उन चीजों को भी बड़े एक बेहतर तरीके से हल करने के लिए, उसको निराकरण करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है और ऐसे विषयों को समाज के सामने भी लाने की जरूरत है, देश के सामने भी लाने की जरूरत है। और इस दृष्टि से इस वक्त जो है कांग्रेस की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं से अपनी लीडरशिप के अंदर को है बहुत मजबूत करना। मैं बदलाव वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को अपनी जो स्थिति के अंदर मजबूती लानी होगी। उनको आप दूसरी पार्टियों को देखें, मैं भाजपा का उदाहरण दे सकता हूं, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। शेखर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही पार्टी आगे बढ़ेगी और उतनी ही पार्टी भी मजबूत होगी। बिल्कुल।
ठीक। तो कुल मिलाकर मेरा ये भी कहना है कि जहाँ पर कार्यकर्ता जो है मजबूत होते हैं, वहीं पर जो है संगठन मजबूत होता है। जब संगठन मजबूत होता है तो सरकार बनती है। तो इन विषयों के ऊपर कांग्रेस को जो है इन विषयों को ध्यान में रखते हुए अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है और जिस तरीके चाहे वो एक लड़े या सामूहिक रूप से लड़े, ये उनका निर्णय है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से वर्कर को जो है उसको जोड़ना होगा। ऐसे विषय भी उसको अपने साथ में देश के सामने जो है चुनने होंगे जो लोगों को हिट करते हो, लोगों की नब्ज से जुड़े हो, लोगों के हृदय से जुड़े हो। तो कुल मिलाकर ये है कि आने वाला समय रत्नाकर जी, अब आने वाले समय में हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, लेकिन देखिए 1985 से अगर हम देखें तो सत्ता कभी भी रिपीट नहीं हुई है, पार्टी वहां पर रिपीट नहीं हुई है, लेकिन क्या इस बार भी वही होगा? देखिए, हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी राज्य है, छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी राज्य है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों के ऊपर हमारी लड़ाई रहेगी। हमारी ध्रुवीकरण की लड़ाई नहीं रहेगी, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो ये तमाम राज्यों में जब भी चुनाव हुए तो ध्रुवीकरण की राजनीति करके और समुदायों को बांट कर एक दूसरे से लड़ा करके और सत्ता हथियाने का जो उनका रणनीति रहा है, वो हमारी रणनीति नहीं रही है। हम जो है आम आदमी के साथ खड़े हैं और आम आदमी की जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ हम चुनाव में उतरेंगे और उन समस्याओं के ऊपर कहां तक भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदों पे खरा उतरी है, वो जो है जनता को बताएंगे कि किस तरह से आज महंगाई जो है बढ़ गई है, बेरोजगारी आज बढ़ गई है, आज लोगों के जीवन जो है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हर तरफ आर्थिक तंगी फैली हुई है। तो इन सारी चीजों का मूल कारण कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है। तो हम उन सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे आरबी उपाध्याय जी कह रहे थे कि 30-40 साल, जो कह रहे थे अमित शाह जी की हम 30-40 साल तक सत्ता में रहेंगे। मैं उनका उन्होंने एक बात कही थी, जब राजस्थान का चुनाव हुआ था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारा अंगद का पांव है और ये 50 साल तक टिका रहेगा यहाँ पे। लेकिन परिणाम क्या हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब चुनाव का रिजल्ट आया ना, तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में वहां पर राजस्थान में चुनाव जीती। तो ये इनके सगुफे हैं, ये जो है ऐसे बातें बोलते रहते हैं, उस पर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। लेकिन जनता जो है इनके बहकावे में इस बार आने वाली नहीं है। गुजरात में रत्नाकर जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे टोकिएगा, 99 का आंकड़ा आपने छूने से रोका था, 99 बीजेपी 99 पर थी, ठीक है। लेकिन क्या और मजबूती दी जाएगी, कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले वक्त में और बेहतर परिणाम निकाल सके राज्यों में? हमने पिछली बार 99 के आंकड़े पे रोका था और आपको बता दूं कि हम 77 के आंकड़े पे थे। बहुत कम शहरी सीटों में, जहां तक हम लोग बहुत कम मार्जिन से हमारी सीटें बहुत हारे थे, तो वो खामियाजा जो है हमको भुगतना पड़ा था पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार हम शहरी लोग भी जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और शहरी वोटों को काटने के लिए एक आम आदमी पार्टी जो आई है, वहां पे नई पार्टी आई है, तो जो फ्री का सगुफा देती है, कुछ वोट तो जरूर वो शहरी काटेगी। और ग्रामीण अंचल में जो है हमारा बहुत अच्छा पकड़ है और ग्रामीण अंचल में हम जीत के आ रहे हैं। शहरी वोटों में हम कहीं ना कहीं पिछली बार जो गलतियां हमसे हुई है, वो गलती इस बार नहीं होगी और शहरी विधानसभा क्षेत्रों में भी हम इस बार चुन के आएंगे और निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं हम पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बनाएंगे। एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आरबी उपाध्याय जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, तमाम आपने पक्ष सुने, शेखर कपूर जी को भी आपने सुना, रत्नाकर सिंह जी को भी आपने सुना, तमाम अपनी अपनी बातें आपने सुनी, लेकिन अब आपका आकलन क्या कह रहा है, किन मुद्दों को लेकर और किन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के अंदर अपने बदलाव की ज़रूरत है? चाहे वो मंथन की बात हो, मंथन शिविर अगर लगाया गया राजस्थान में, लेकिन उसका कितना फ़ायदा होगा और उसमें भी उसके बाद कितने बदलाव कांग्रेस में चाहिए होंगे ताकि आने वाले वक्त में एक बेहतर परिणाम कांग्रेस दे सके पार्टी? देखिए, चिंतन मंथन के साथ कनेक्ट करने की कला भी हमें, और मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। अगर आप जनता के मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर सड़क पर आएंगे और जनता की बात रखेंगे तो मजबूती के साथ रख पाएंगे। और सत्ता जनता चुनती है। 70 साल आपने भी जनता ने आपको प्यार दिया, आपको चुना, आप सत्ता में रहे। आज जनता बीजेपी को प्यार दे रही और वोट कर रही है और संख्या बल उनका हो रहा है, तो वो सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में कोई स्वयंभू नहीं होता, ठीक है, कि मेरी मर्जी आई मैं सत्ता में जाके बैठ गया।
तो जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा और जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जाकर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप सब कुछ करते हैं लेकिन जनता क्यों नहीं आपकी बात को समझ पाती? ठीक। आप भी कह रहे हैं हम सर्वधर्म की सबकी बात करते हैं, बीजेपी भी यही कहती है सबका साथ सबका विकास। वो तो कहते हैं कि हमने शौचालय बनाए हैं तो सभी के लिए बनाए हैं, किसी एक के लिए नहीं बनाए। ठीक। गैस यानी सिलेंडर बांटे हमने। जनता के बीच कनेक्ट होने की जरूरत कहीं ना कहीं पार्टी को है, कांग्रेस को है, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पीछे है और उसको मजबूत करने के लिए एक सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कि जनता के साथ वो कनेक्ट करे। ठीक है, आरपी उपाध्याय जी बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त नेटवर्क 10 को देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी मजबूत विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस जैसी पार्टी का अपना आधार रहा है, लेकिन पार्टी से बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा की जाती है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, राजनीति में कुशल रणनीति की जरूरत होती है। और अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि इन राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना ठीक रहेगा, तो उसे पूरे भरोसे और आत्मविश्वास से ये लड़ना भी चाहिए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के साथ लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।